बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, बात यह है कि घरों पर हमले भी हो रहे हैं और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तज़यीक़ में ज़ुबान में इस्तेमाल मुसलसल हो रही है, मगर इसके बावजूद मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। सवाल ये है कि कहीं ये आइनी बहरान इंतकामी बहरान में तो तब्दील नहीं हो रहा है। ये जानने की हमें कोशिश करनी है आज के इस शो में। मगर इसके साथ साथ 14 मई का इलेक्शन, अब वो होगा कि नहीं होगा, ये वो एक सवाल है जिसका आज तक जवाब किसी के पास नहीं है और सिर्फ 13 दिन पीछे बाकी रह गए हैं। मुज़ाकरात का कल भी एक आखिरी दौर तकरीबन होने जा रहा है। अगर कल के मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, अगर नाकाम होते हैं तो इसकी वजूहात क्या होंगी, इसके ऊपर तो मैं बात करूंगी। जो आईनी और सियासी बहरान हमें पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है, मगर इसके साथ साथ मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके माथे का एक और बहुत बड़ा और खौफनाक किस्म का कलंक बन चुका है। गुज़िश्ता 11 महीनों में पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों पर किस तरह से जुल्म और बर्बरियत रही है, इसके ऊपर फ्रीडम नेटवर्क ने अपनी एक बड़ी खौफनाक रिपोर्ट पब्लिश की है। वो कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के लिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आमिर साहब, इब्तदाइया शायद मुख्तसर है, मगर इसके अंदर जो तफसील है वो बड़ी खौफनाक है, बड़ी हौलनाक है। आप हमेशा मुझसे एक शिकवा करते हैं कि मैं हमेशा ये पूछती हूँ 14 मई के इंतखाब का, आज भी यही है। सियासतदान आज लेबर डे पर सियासत करते रहे, इलेक्शंस का क्या होगा, मुल्क का क्या होगा, बहरान हल होगा नहीं होगा। ये जो आपने इब्तदाइये से पहले जो स्टेटमेंट सुनाई हैं, जो ये जावेद लतीफ़ साहब फरमा रहे थे, अभी ख्वाजा सिर्फ आपने छोड़ दिया है, मरियम बीबी जो गैंग ऑफ 3 की बातें कर रही हैं, एहसन इकबाल साहब और जो जावेद लतीफ़ साहब के टेररिस्टों के साथ बात नहीं हो सकती। ख्वाजा से सफ़र मारे हैं कि जनाब ये एक ढकोसला है बातचीत, ये क्या है, क्यों कर रहे हैं बातचीत, हमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ये हुज्जत पूरी कर रहे हैं। उन्होंने सो मैनी वर्ड्स कह दिया, उसके बावजूद पता नहीं क्यों ये एक गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पता नहीं क्यों ये सुप्रीम कोर्ट ने वो कह रहे हैं जी हमारे पे गन रख के करवाई जा रही है बातें, दोनों पार्टियां कह रही हैं, दोनों पार्टियां कह रही हैं, तो ये क्यों की जा रही है। तो मैं अभी तक जो समझ रहा था उसकी कि हो जाएंगे, वो मेरी तमाम उम्मीदें चीफ जस्टिस साहब की तरफ थी कि वो जिस तरीके से उन्होंने ये फ़ैसला दिया था पहले कि जनाब ये 14 मई को होंगे, तो मुझे लगता था कि वो खड़े हो गए हैं। मगर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू चीफ जस्टिस जो है, वो एतजाज़ असम ने जो वो कर्नेलियस के बारे में फूक डाली हुई थी ना, वो हवा भर दी थी, वो हवा निकलती नज़र आ रही है। वो इसलिए कि अभी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है कि 14 मई को इलेक्शन ना होने की 2-3 क्लियरली वजूहत आ गई हैं। पहली तो ये है कि नून लीग ने वर्चुअली पार्शली तकरीबन बाइकआउट कर दिया है। उन्होंने जो 20 तारीख तक आखिरी तारीख थी जब निशान के लिए अप्लाई करना है, उनके कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं मगर निशान अलॉट नहीं किए हुए हैं, और वो बड़े मज़ा खेज़ निशान हुए हैं और बड़े सिंबॉलिक हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने पता नहीं किसी ने आज काफ़ी सोशल मीडिया पे मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि मरियम बीबी को बाय वो 3-3 4-4 हल्कों से हमजा वो लड़ रहे हैं, उनको तंदूर का निशान दिया गया है। तो क्या इसमें क्या है? नहीं, वो पता नहीं जो है खवातीन के मतलब कह देते हैं, जो है कुछ लोग कह रहे थे जी ये किचन की तरफ ले जा रहे हैं। तो हमजा बाद जो है उनको किश्ती का दिया गया है कि वो 2-4 किश्तियों में सवार रहते हैं, तो वो 2 किश्तियों में रह रहे हैं। ताड़ साहब को वो झूला दिया गया है। तो ये एक, मगर फैक्ट संजीदा बात ये है कि अभी चूंकि निशान की वो डेट एक तो गुजर गई है, तो ये अब दूसरा एक इसके अंदर अहम पहलू ये है कि ये ना जो थी कि गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से, एग्जैक की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से, ये 25 ना हो चुकी है। ये स्ट्रेच करते 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 आज 1 तारीख मई की आ गई है, जो नहीं आना चाहिए थी। अगर फैसला करना था चीफ जस्टिस साहब ने तो आज से हफ्ता पहले कर देना चाहिए था कि जो भी कि जनाब ये नहीं ना कर रहे हैं तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। 27 तारीख कट ऑफ डेट थी कि जिसके पे उम्मीद की जा रही थी कि अगर उन्होंने फैसला करना है, क्योंकि ये वो तारीख थी जब इलेक्शन 27 अप्रैल जब इलेक्शन कमीशन को पैसे चाहिए थे, कि अब इसके पास, क्योंकि आज 27 के बाद भी 4-5 दिन गुजर गए हैं, तो
तो उनके पास एक बड़ा एक जवाब बन चुका है कि मजीद 14 मई से आपने हमें लेट पैसे दिए। सो ये 14 मई से आगे तारीख तो अब लीगली कानूनन तौर पे शायद आगे जाती हुई नज़र आ रही है। मजीद ये है कि जो नून लीग का ये अब पता नहीं मुझे कि ये जो उनके खिलाफ जो बयानात आ रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के, उसकी वजह से ये फूंक निकली हुई है उनके गुब्बारे में से, कर्नेलियस वाले जो मैं कह रहा हूँ। हाँ। या डर गए हैं या उनको कोई धमकाया जा रहा है, मगर जिस तरीके से कानून के मुताबिक जो जिस राह पे वो चले थे वो वहाँ से थोड़े से हटते हुए नजर आ रहे थे। अदालत एक स्टेप पीछे जा चुकी भी है। इस वक्त याद रहे कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस हैं, एक का नंबर है 5, एक का नंबर है 9। ये लोग मिक्सअप कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 5 है कि 14 मई को इलेक्शन होनी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन नंबर है 9 है कि जनाब एक दिन इलेक्शन करने के लिए। ये बातचीत का अमल 9 से निकला है कि जनाब आपस में बैठ जाएं, पंचायती फैसला कर लें। और ये सारा फोकस इस पे आ गया है कि पंचायती फैसले की तरफ आ गया है। जो पहले की पिटिशन है ओरिजिनल 5 वाली, नंबर 5 जो है, जो इस पे था कि इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करवाना, उसका कोई जिक्र नहीं है, पेशरफ्त नहीं, बल्कि डिले हो चुकी है। अदालत को चाहिए था 27 तक का भी इंतजार नहीं करना। क्लियरली वो बार बार मैं कहता हूँ कि पंजाबी का लतीफ़ा है कि चोरी सफर ना ही समझिए, ये ना वो 25 दफा ना हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं रह गया। तो अभी तक इंतजार नहीं करना चाहिए था। अगर फैसला करना तो पहले कर देना चाहिए था। अभी भी कि वो उनको ज़बरदस्ती, कोई कह रहा है जी गन पॉइंट रखा हुआ है, कोई कह रहा है जनाब ये हुज्जत पूरी कर रहे हैं, और अभी भी वो इंतज़ार हो रहा है। तो उनको अगर ये फैसला करना था तो कर देना चाहिए था। अभी जो है वो इलेक्शन कमीशन पहले तो जो है क्लियरली अपनी जानबदारी की वजह से डेट्स चेंज कर रहा था और हर किस्म की रुकावट खड़ी कर रहा था। अब उनके पास एक जेन्युइन जवाब बन गया हुआ है कि जनाब हमें 27 को पैसे चाहिए थे, आज पहली हो गई है, तो ये 14 से तो एक हफ्ता तो आगे करे। अच्छा, एक तासुर ये भी होता है आमिर साहब के इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी फंड्स मुहैया किए जा चुके होते हैं, उनमें से इस्तेमाल हो सकता है जब मौजूदा तारीख आती है तो फिर इलेक्शन कमीशन को मजीद फंड दिए जा सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के पास अपने इख्तियारात थे और होते हैं कि वो सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं रहती, उन्होंने वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए, बहाने लगाए गए, वरना पहले ये नौबत ही नहीं आती थी कि इलेक्शन कमीशन कहे और गवर्नमेंट ऑफ द डे ना करे। ये तो सब मिली जुली गेम हो रही है ना, गेम हो रही है। अब ये है कि उसूली तौर पे अगर तो कानून देखना है, आइन देखना है, तो फिर अगर इलेक्शन की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, 14 मई को इलेक्शन करवाना चाहिए। देखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अफोर्ड नहीं करती है कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर हो। सही है। अब जिस तरह इन्होंने ये इस पर अभी भी मफरूज़ा ये है कि अब जब हम नहीं कराएंगे, बाइकआउट करेंगे, वर्चुअल बाइकआउट कर दिया है, तो उसके बाद इलेक्शन तो फिर नहीं होंगे, क्योंकि 70 के अंदर बाइकआउट हुआ था, पहली स्टेज पर नहीं हुआ था, जब सूबाई असम्बलियों का शुरू हुआ था उस वक्त बाइकआउट हो गया था, फिर मार्चला लग गया था। तो लोगों के जहन में है वो प्रेशर, ये प्रेशर याद रहे कि PTI ने भी ये मफरूज़ा ये पाला था कि हम जब असम्बलियों से इलेक्शन रिजाइन कर देंगे तो इतना प्रेशर बनेगा कि जनाब वो करनी पड़ जाएगी। वो मफरूज़ा उनका गलत निकला, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का कोई मूड नहीं था और कानूनी और आईनी जवाब कोई नहीं था। लिहाजा 1 साल पूरा गुजर गया है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को, तो अभी भी अगर आइन और कानून के मुताबिक देखा जाए तो ये इलेक्शन होता है, कोई बाइकआउट करता है कर जाए। उन्होंने ऑलरेडी जो है उनको लड़ना भी पड़ा, मगर ये याद रखिए उन्होंने पूरा बाइकआउट नहीं किया, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर ज़रूर करवाए हुए हैं, सिर्फ पार्टी के टिकट नहीं दिए। इसकी वजह से किसी को किश्ती, किसी को तंदूर, किसी को आलू, किसी को छुरी प्याज, ये तमाम जो है ना लवाजमात के निशान मिल गए हुए हैं। ये माजी में हुआ है। 1985 में फॉर एग्जांपल बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने नॉन पार्टी इलेक्शंस थे तो उन्होंने बाइकआउट किया था, तो वो बाद में मुझे खुद मौका मिला मैं उनसे पूछने का, उन्होंने कहा वो गलती थी हमारी बाइकआउट से, किसी सियासी पार्टी को बाइकआउट कभी भी इलेक्शन का नहीं करना चाहिए। चाहे 1997 में उनको 17 सीटें मिली, उन्होंने उसमें की। 2002 में नून लीग ने बड़ी छोटी अपोजिशन थी, वो बिल्कुल अपोजिशन की। 85 में एक अपोजिशन ज़ियाउल हक की हैंड पिक्ड असम्बली थी, उसमें भी बड़ी एक मैं कह रहा हूँ अच्छी अपोजिशन वहाँ भी बन गई थी। तो ये फिर अवाम दोस्त के नाम से
टर्म निकली थी कि जो पीपल्स पार्टी के क्योंकि कैंडिडेट तो नहीं मगर कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आगे थे, तो लोगों ने जो पहचानना होता था जो पीपल्स पार्टी के जाले थे कि किसको वोट देना है, तो एक टर्म इस्तेमाल होती थी अवाम दोस्त, इससे मुराद है ये पीपल्स पार्टी का। सही है, ठीक है, मुझे इंट्रोड्यूस करवाने दीजिए। इस वक्त सीनियर तजज़ियाकार मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मजहर साहब। जी मजहर, वो आपका इसलिए भी हम बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ देते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पार्टीजनशिप हो गई है, पार्लियामेंट के अंदर तो थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत पोलराइजेशन हो गई है, अदालत में भी नज़र आती है, मीडिया भी नज़र आता है, तो आप उन चंद आवाज़ों में से हैं जो कि ऑब्जेक्टिवली बात करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके इब्तदाई में आपसे पहले ये कह रहा था कि इलेक्शन जो है आईनी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी अभी एक तो नून लीग का वर्चुअल बाइकआउट हो गया है क्योंकि उन्होंने पार्टी टिकट नहीं मिला तो उनको इंडिपेंडेंट निशान मिले हैं, मगर उन्होंने ये चांस नहीं लिया कि बिल्कुल बाइकआउट, नॉमिनेशन पेपर ज़रूर फाइल करवाए हैं, पहली बात। दूसरा जो है ये 27 कट ऑफ डेट थी जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को पैसे जाने चाहिए, तो अदालत से भी जो उम्मीद थी कि जनाब जो एतजाज़ हसन जैसे लोग कह रहे थे और जूरिस्ट कह रहे थे कि ये इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, तो वो भी पीछे हट गए हैं। ये डायलॉग वाली पिटिशन के ऊपर ज़्यादा बात हो रही है और जो इम्प्लीमेंटेशन वाली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन 5 नंबर थी, उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा। आप कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया। देखिए मुझे बिल्कुल सही, अभी मैं सुन रहा था आपको कि उस वक्त जब 85 में भी अवाम दोस्त पीपल्स पार्टी के लड़े थे और 79 और 83 के जो लोकल बॉडीज इलेक्शन से वो भी अवाम दोस्त के उससे लड़े थे और वो अच्छी खासी तादाद में जीते भी थे। जैसे कराची में MQM जो थी वो हक परस्त के तौर पर लड़ी थी, हक परस्त के नाम से, और दीगर जमातों ने अपना एक सिंबल, मुख्तलिफ सिंबल बना लिए थे उन्होंने, और वो भी ठीक है कि बेनज़ीर भुट्टो ने 85 के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट, MRD ने पार्टिसिपेट नहीं किया था तो उसको रिग्रेट किया था उन्होंने। लेकिन मुझे अब नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून, जाहिर है इस तरह के अगर उनको इलेक्शन सिंबल मिलेंगे मरीम नवाज साहिबा को या दूसरों को, तो मुस्लिम लीग नून अगर, जो कि जिस चीज़ का बहुत कम इम्कान है, मेरा ख्याल नामुमकिनात में से है कि 14 मई को इलेक्शन हो, जो बातचीत हो रही है, जो 2 राउंड हुए हैं वो कि बाहर हमें पब्लिकली बहुत ही मुख्तलिफ पोस्चर नज़र आता है, लेकिन दोनों डेडलॉक में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो रद्दमल मीटिंग के बाद होते हैं और वो होते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिविटी नज़र नहीं आई। यानी बाहर निकल के किसी ने ये नहीं कहा कि डेडलॉक आ गया है। इवन हद तो ये है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही के घर पे छापा पड़ा इतने कई घंटे तक, उसके बाद भी, उसके फ़ौरन बाद भी शाह महमूद कुरैशी और इसाक डार के दरमियान गुफ्तगू हुई। ऐसा लग रहा है कि कुछ जो सर्कल्स हैं वो चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात हों और किसी नतीजे पे पहुंच जाएं, कोई एक मीटिंग पर डेट पर आ जाए तैयार। लास्ट मीटिंग में जो मुज़ाकराती टीम है हुकूमत की, उसने सितंबर की डेट जो है उन्होंने तजवीज़ की थी कि बजट के फ़ौरन बाद डिज़ोल्व कर लिया जाए। अभी इमरान खान का पब्लिक पोस्टर तो यही आया कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है मुज़ाकरात की टीम जब बैठेगी कल, तो उसमें, और कल मुज़ाकरात होना बहुत पॉजिटिव है क्योंकि PTI ने परवेज़ इलाही के घर पे छापे के बाद मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं किए और वफाकी हुकूमत ने भी अपने आप को डिस्टेंस किया उस रेट से, तो साइन ऑफ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है इसमें, लेकिन बीच में रुकावटें हैं बहुत। और अगर कि इस पर एग्रीमेंट नहीं होता तो 14 मई को कैसे इलेक्शन होंगे मुझे तो नहीं समझ रहा, मुझे नहीं लग रहा 14 मई को इलेक्शन होंगे। लेकिन इमरान खान साहब के सामने एक ऑप्शन ये है कि आप इंसिस्ट करेंगे, आप लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन क्या उस लॉन्ग मार्च करने से, धरने से क्या इलेक्शन हो जाएगा? मेरे ख्याल में जो उनकी मुज़ाकराती टीम है, अगर उसके सामने ये ऑप्शन भी रखा जाता है जो गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, तब भी इमरान खान को नुकसान नहीं है किसी भी ऑप्शन में। किसी भी ऑप्शन में अक्टूबर से पहले या अक्टूबर में, इवन अक्टूबर में अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान, एक मरतबा आप इलेक्शन में गए, सारी जमातें इलेक्शन में गई, एग्रीमेंट इलेक्शन की डेट पर हो गया, तो फिर जो है वो इमरान खान के लिए जो है वो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ग्राउंड पे है, वो तो ऑलरेडी कैंपेन पे है। मजहर वो जो सितंबर का कहा जा रहा है, ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा कि ये सितंबर से डर रहे हैं,
और उनका इशारा ये था कि सितंबर में क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस चले जाएंगे तो शायद चीफ जस्टिस के बदलने के बाद उनका ख्याल है कि सारी जो लगाई गई है चेस बोर्ड जो है वो बदल जाएगा, शायद उनकी परमानेंट नाअहली नवाज शरीफ साहब की ख़त्म हो जाएगी। तो ये सितंबर की जो अहमियत है वो इस वजह से दोहराई जा रही है कि ये मफरूज़े हैं। मगर दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तो ये जो आपको आप जी पहले आप फरमाइए। आमिर देखें, नवाज शरीफ साहब की अव्वल तो नाअहली ख़त्म होती है या नहीं होती इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन आमतौर पे हम जब ये बना लेते हैं कि ये अगर चीफ जस्टिस आ गए तो शायद सूरत हाल में बड़ी तब्दीली आ जाएगी। एक मरतबा चीफ जस्टिस बन जाता है, जिस तरह एक मरतबा आर्मी चीफ बन जाता है तो फिर वो चीफ होता है, वो चीफ जस्टिस होता है, वो आर्मी चीफ होता है। काजी फायज़ ईसा के बारे में भले आप किसी का कोई परसेप्शन हो, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो मेरा ख्याल है वो बहुत मुख्तलिफ चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं। फियर क्या है मेरा, अगर फ़र्ज़ करें नवाज शरीफ बहाल हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो जाती है, तो क्या होगा? तो क्या इमरान खान की मकबूलियत जो है वो, क्या इमरान खान की मकबूलियत माइनस नवाज शरीफ है सिर्फ? हाँ, नवाज शरीफ आएंगे तो मुस्लिम लीग नून में ज़रूर एक जान पड़ेगी, एक वो आ जाती है, लेकिन ये भी मफरूज़ा है ना कि नवाज शरीफ फायज़ ईसा आ गए तो नवाज शरीफ बहाल हो जाएंगे। एक मफरूज़े की बुनियाद पर जो है वो नहीं बनाया जा सकता। आपकी स्ट्रेंथ ये होती है कि आपकी स्ट्रेंथ है, आपके पीछे लोग हैं, कम वोट में कोई भी आ जाए सामने, आपके पीछे लोग हैं। तो मेरा ख्याल है PTI को किसी भी तरीके से, अगर PTI ने ये टॉक्स या किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचती PTI उनके साथ, तो फिर PTI को इसलिए नुकसान ज़्यादा हो जाएगा कि फिर इलेक्शन तो अक्टूबर से आगे भी जा सकते हैं। फिर आप क्या करें? तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि अक्टूबर में कोई ऐसी चीज़ जब तक जो मुल्क के हालात हैं इक़्तिसादी तौर पे ख़ास तौर पे, कोई लगता नहीं है कि इससे कुछ जो उनकी वेव चल रही है उसमें कोई बड़ी दरार आएगी। मगर उनको मेरा ख्याल है दो डर हैं। एक तो ये है कि जिस तरीके से परवेज़ इलाही का, हालांकि आप बड़े उनके कई चीज़ों पे नाक़िद रहे हुए हैं, पर जिस तरीके से बख्तरबंद बाड़ियों के साथ गेट तोड़े गए हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यूज़ ऑफ फोर्स था। तो ये डर है कि ये जिस नहज पे ये बातें चली गई हैं कि गोलियां भी चलती हैं, गेट भी तोड़े जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी बहुत एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स, तो उस पर डर है कि ये पता नहीं इंतहा इसकी कहाँ तक जा रही है, पहली बात। दूसरा, आपका मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपको ये जो मुस्बत अंदाज से आप देख रहे हैं कि रिजल्ट्स के इसका शायद नतीजा निकल आए, शाह महमूद कुरैशी तो लीड कर रहे हैं। मुझे तो नहीं उनकी स्टेटमेंट से आज कोई ऐसी मुस्बत बात नज़र आई। वो कह रहे हैं जी कल हम अदालत में जाके कह देंगे कि जनाब हमारा कोई तस्वीया नहीं हो रहा, तो मुझे उनके अंदाज से कोई मुस्बत पहलू नहीं नज़र आया। देखिए, फवाद चौधरी भी हार्ड लाइन लिए वो शायद और ज़्यादा हार्ड लाइन लिए हुए हैं लॉन्ग मार्च की, इमरान खान साहब ने भी। तो फिर कल मुज़ाकरात पे क्यों जा रहे हैं? अगर ये सारी बातें हैं तो PTI की जानिब से ये ऐलान क्यों नहीं आ रहा कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं? उनका कहना यह है कि जनाब जिस तरह ख्वाजा आसिफ हुसैन ने कहा हुज्जत कि वो अदालत में, क्योंकि ये कहावत, ये हुक्म अदालत के बुनियाद पर ये पंचायती मुलाकात करवाई जा रही है, तो ये नहीं चाह रहे कि अदालत में ये कहा जाएगा नहीं हमने मुलाकात के लिए कोशिश नहीं की। दोनों तरफ से हुज्जत भी पूरी की जा रही है। देखिए आमिर, मुझे उसके बावजूद फ़र्ज़ करें ये डेडलॉक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्या PTI ये समझ रही है सीरियसली कि 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे? अगर वो इस मुज़ाकरात से बाहर आ जाते हैं, जाके कल कह देते हैं कि जी मुज़ाकरात नाकाम हो गए, वो नहीं मान रहे, तो PDM तो ये कहेगी कि जी हमने तो उनके सामने एक प्रपोज़ल रखा था, अभी तो उसका जवाब आना था। हमने प्रपोज़ल रखा था कि जी बजट के बाद हम वो कर देते हैं और सितंबर में इलेक्शन करा देते हैं, तो हमने तो कट ऑफ डेट दी थी, इनको प्रपोज़ की थी, इन्हें जवाब देना था आज। अब मुझे नहीं पता, अगर वो ये पोजीशन लेते हैं, PTI पोजीशन लेती है, तो क्या उसके बाद जो इलेक्शन मशीनरी है, क्या फाइनेंसेस हो जाएंगे, क्या सिक्योरिटी आ जाएगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी? हो जाती हैं तो ठीक है, एक जमात अगर तो जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ देखें
और लॉजिस्टिक्स देखें, पैसे का ना देखें, वो कट ऑफ डेट्स क्योंकि गुजर चुकी हुई हैं, और बाइकआउट को पार्शल उनके जो देखें तो नहीं लगता कि यहाँ पे इलेक्शन होंगे। मगर सबसे ज़्यादा जो इसका बोझ है वो तो फिर अदालत पे आ गया ना। जब ये रवायत अगर बन जाएगी एक दफ़ा कि एक मेजॉरिटी पार्टी, हालांकि उसकी मेजॉरिटी भी वहाँ पे अपोजिशन के बगैर है, लूली लंगड़ी कौमी असम्बली आप कह लें, उसके उनकी मर्ज़ी है कि इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाने, तो ये तो फिर आइंदा ऐसा ही रहेगा। फिर हर पार्टी यही किया करेगी कि जब उनकी टर्म पूरी होने को कहेगी वो कि जी पैसे नहीं देने, और सारा कुछ घूम फिर के बोझ तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे आ जाएगा। चाहे जिस वजह से भी वो इसको फैसला नहीं कर रहे, चाहे उनकी बेंच के ऊपर सवाल आते हैं, उनकी नीयत के ऊपर सवाल आते हैं, अभी जलसों में बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं, अल्टीमेटली बक स्टॉप्स एट द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है आमिर, इतनी ये पिछले मतलब इस साल हम कह सकते हैं 2023 में, हालांकि आइन का 50वां साल है, लेकिन इस साल जो भी चीज़ें हुई हैं वो इतनी गलत रवायात हमने कायम की हैं, इतनी गलत सियासी रवायात कायम की हैं कि जो आइंदा आने वाले वक्तों में उस वक्त की अपोजिशन को ज़्यादा हर्ट करेगी। शायद जो आज गवर्नमेंट है वो उस वक्त अपोजिशन में, और उस वक्त की गवर्नमेंट यही जो जिस तरह आप बात कह रहे हैं कि वो यही हरबे इस्तेमाल कर सकती है। तो मेरा ख्याल है हमने इस साल कोई अच्छी सियासी रवायात कायम नहीं की। किसी एक पार्टी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं, हर तरफ यही नज़र आ रहा है। और अब भी मैं ये समझता हूँ, मुझे नहीं पता कि कल क्या फॉर्मली क्या होगा, क्योंकि वो अदरवाइज़ तो केस जो है वो दूसरा है केस, वो तो प्रोसीजरल, वो जो बिल पास हुआ है उसके हवाले से है। लेकिन कहीं ना कहीं या तो ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि मुज़ाकरात की टेबल के जाने से पहले जो होता है आमतौर पे हमने देखा है एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, एक दोनों तरफ से, इधर से ख्वाजा आसिफ वगैरह बोल रहे हैं। देखिए आज अभी मैं आसमा शिराजी के प्रोग्राम में नवीद खबर को सुन रहा था, वो बहुत गार्डेड बोल रहे थे, उन्होंने वो ऑप्टिमिस्टिक थे, उन्होंने कहा कि मुझे ये ठीक है बाहर गुफ्तगू हो रही है सारी, लेकिन मैं ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा जिससे मुज़ाकराती अमल जो है मुतासिर हो। बहुत अच्छी आपने सही बात की निशानदेही की है कि इसमें गौर करने की बात ये भी है कि पीपल्स पार्टी ने पार्टी टिकट्स दे के पंजाब के अंदर जो हैं अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं। सो वहाँ पे अगर एक कन्फ्यूजन होगा कि नून लीग का पता ही नहीं चलेगा कि कैंडिडेट कौन है, तो पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा है, मगर अगर हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी, दूसरा पीपल्स पार्टी एक हिस्ट्री भी है, उनके अंदर आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं काफ़ी बड़ा तबका है जो कि आइन के ख़िलाफ़ जाते हुए वो बहरहाल नाला हैं, मतलब रज़ा रब्बानीज़ ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल खामोश हैं, पर ये नहीं अजूम किया जा सकता कि वो खुश होंगे। तो ये पीपल्स पार्टी की ये वाली समझ आती है। दूसरा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बीच में ये तो समझ आती है जिस तरह आप कह रहे हैं कि दरमियानी रास्ता निकला, एक दो माह ये आगे चल जाएँ, एक दो माह पीछे आ जाएँ, छोड़ दें, ये पोस्टरिंग जिस किस्म की भी की जा रही है। पर यहाँ नून लीग का तो लगता है वो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं चाहते हैं, वो तो साफ कहते हैं कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं है। वो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि नवाज शरीफ का कोई वो नहीं नज़र आ रहा, कि नवाज शरीफ का कमबैक नज़र नहीं आ रहा। और मुझे नहीं लगता कि अगर पंजाब में इलेक्शंस होते हैं और नवाज शरीफ की नाअहली नहीं ख़त्म होती तो नवाज शरीफ वापस आएंगे। वो गालिबन सिर्फ उस सूरत में आएंगे जहां उन्हें ये लग रहा होगा कि उनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी, अदरवाइज़ वो ये रिस्क नहीं लेंगे। दो वजह से नहीं लेंगे, एक तो अगर इलेक्शन में जा रहे हैं तो आपको नहीं पता कि जो है इमरान खान जीत जाएंगे, और जीतेंगे भी कितनी मेजॉरिटी से जीतेंगे। दूसरी ये कि नून लीग का काउंटर बयानिया क्या होगा। इवन फर्ज करें अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है कि सितंबर में इलेक्शन हो, लेकिन नवाज शरीफ बहाल नहीं होते, तो फिर नून लीग या मरियम नवाज साहिबा कौन सा बयानिया लेके उन इलेक्शन में जाएंगी। क्या माइनस नवाज शरीफ से मुराद ये कि अगर उनकी नाअहली भी नहीं होती, वो बहाल भी नहीं होते, और साथ में जो है वो वापस भी नहीं आते, तो नून लीग के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि नवाज शरीफ मगर वो जैसे आपने आगे कहा, असद उमर कई दफ़ा ये मैंने उनको सुना है ये कहते हुए
कि जनाब ये मिथ भी तोड़ लें कि हमारी बड़ी ख्वाहिश है, फवाद चौधरी काफ़ी लोग कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर आ सकते हो तो वापस आ जाएं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मफरूज़ा है कि उनके आने से बहुत ज़्यादा इलेक्शन के अंदर फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो वर्चुअली आने ना आने रोज़ उनकी स्टेटमेंट तो आ रही है, वो पार्टी को लीड कर रहे हैं, वर्चुअली वही रन कर रहे हैं इस वक्त जो है ना अपनी पार्टी को। तो उनके आने से उनको ये नहीं है कि वो गिनाली ख़त्म हो जाए तो चल जाए, उनको इमरान खान के जीतने का ज़्यादा डर है, अक्टूबर में भी डर है। मुझे भी यही लग रहा है कि और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई को किसी भी तरीके से मुज़ाकरात में पॉजिटिवली जाना चाहिए और इस पर इंसिस्ट नहीं करना चाहिए कि 14 मई से पहले असेंबलियाँ डिसॉल्व। वो कहेंगे जी आए डेट दे दें, आइए सितंबर की डेट दे दें, आइए अक्टूबर की डेट दे दें। क्या अक्टूबर की अगर डेट पे एग्रीमेंट हो जाता है, अगस्त में ये असेंबलियाँ बहाल वो हो जाती हैं, वो ये कह सकते हैं कि जी चलें उतने महीने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की बहाली की तरफ चले जाते हैं, उसकी जो भी हो। मैं तो कह रहा हूँ कि वर्स्ट सिनेरियो में भी पीटीआई को मुज़ाकरात इसलिए नहीं ख़त्म करने चाहिए कि मुज़ाकरात के ख़ात्मे की बुनियाद पे अगर पीटीआई ये समझ रही है कि स्ट्रीट पावर के थ्रू वो इलेक्शन करवा लेंगे तो वो तो नहीं होगी, वो तो बहुत मुश्किल होगा। वो तो कोई थर्ड फोर्स आके चीज़ वो इंटरफेरेंस हो जाए तो अलग बात है, वरना इलेक्शन तो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। तो पीटीआई को तो एक विन विन सिचुएशन की तरफ जाना चाहिए। पीटीआई तो कहे पीडीएम के साथ बैठे और उनसे कहे कि चलें, आप कहते हैं कि बजट के बाद असेंबलियाँ डिसॉल्व कर देते हैं और वो करते हैं, लिख कर देते हैं, रिटन एग्रीमेंट कर लें, आप आए। बहुत मुश्किल होगा पीडीएम के लिए रिटन एग्रीमेंट करना, बहुत मुश्किल होगा पीडीएम के लिए डेट पर जो है एग्री करना। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं और पीटीआई उस पर नहीं मानेगी तो आप पीडीएम को और गवर्नमेंट को बहुत सेफ पैसेज दे रहे हैं। आप तो ये हम सियासत के तो ज़मीनी हक़ाइक़ की बात कर रहे हैं और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं उसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं कि 1985 में या 1970 में जो इलेक्शंस में बाइकआउट वगैरह हुए थे या स्ट्रीट पावर, तो उसमें अपोजिशन के साथ इस्टेब्लिशमेंट मिली होती थी। यहाँ पे वो सूरत हाल नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ इस्टेब्लिशमेंट है। इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि जिसकी वजह से जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रीट पावर से ये आसान नहीं होगा काम करवाना। मगर एक इम्तिहान तो ये तो ज़मीनी हक़ाइक़ तो अपनी सियासत है, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत तो दाव पे लगी हुई है ना, उनको अभी नहीं तो आज, नहीं तो कल, नहीं तो परसों फैसला तो देना है। वो तो मुझे अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ होती नजर आ रही है। देखिए अब ये जो एक नई चीज़ शुरू हुई है, एक तो ये कि क्यों नहीं 2 जजेस का क्यों नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट क्यों नहीं हो रहा। मतलब वो जो एक सूरत हाल नज़र आ रही है वो इस लिहाज से तशवीशनाक है कि आप 2 जो जजेस हैं उनका तकर्रुर होना बाकी है। उस पर एक वो चल रही है, काजी फायद ईसा जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से बात की जा रही है। चीफ जस्टिस किसी भी तरीके से इवन इस केस को छोड़ के अदरवाइज भी फुल कोर्ट बनाने को तैयार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में सूरत हाल तो मुझे जो आउटसाइड सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों से ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह तकसीम हुई और इस तरह की चीज़ें हुई तो ये तो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टरस सिचुएशन है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर अपने फ़ैसले पे अमल नहीं करवा पाती 14 मई के, जो कि हमें बादी नज़र में नज़र आ रहा है, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ आए कि वो करवा लें, लेकिन अगर नहीं करवा पाती तो फिर तो चीफ जस्टिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी सूरत हाल। चीफ जस्टिस के लिए ये ब्रेक के बाद मैं इशारे कर रही हैं बात करने का, ये पार्ट ऑफ द डिज़ाइन ही शायद यही हो कि एक इदारे के अंदर जो ना तकसीम दिखाई जाए, जो इदारा मैटर करता है और इस वक्त कर रहा है, जो जिनके यहाँ फैसला हो सकता है, जब वहाँ उसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए
तो उसकी वो कहते हैं ना इज्जत सादात, उसमें कमी आ जाती है। वो मज़र साहब को पढ़े हुए ब्रेक से वापस आके ले लेते हैं। मज़र साहब माजरत, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक से वापस आके यहीं से आगे बढ़ेंगे। जो आमिर मतीन साहब ने एक सवाल चीज छोड़ी है उसके ऊपर मज़र साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, मगर इसके साथ साथ जो मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट है उसके माथे का एक और कलंक ये है कि सहाफ़ियों के हवाले से ये लोग बात बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर पिछले 11 महीनों में किस तरह से हमले हुए, तशद्दुद हुआ, कत्ल हुए सहाफ़ियों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मज़र साहब हमारे साथ मौजूद है। जी आमिर साहब। जी मज़र, एक इसके अंदर एक और बड़ा अहम पहलू है कि आगे जून में बजट आ रहा है। बजट इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि हमारा सारा कुछ रुका हुआ जो इक़्तिसादी बहरान चल रहा है वो IMF की डील के साथ है, लिंक्ड है, और उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट। एक तो वैसे बजट बनाना बड़ा मुश्किल काम होगा कि ये आया नई गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, केयर टेकर को बनाना चाहिए या इस गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। दूसरा, क्या IMF को एक्सेप्टेबल होगा कि उसके लिए भी ये आपस में पार्टियों का, जिस तरह फरमा रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि डायलॉग का कोई नतीजा निकल आए। बिल्कुल ये ज़रूरी है। देखिए, आप ऑलरेडी चीज़ें बहुत लेट हो गई हैं। जो भी अगली गवर्नमेंट आएगी उस पर बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जो है वो सूरत हाल उसके लिए बहुत ज़्यादा पेचीदा होगी, और मेरा ख्याल है IMF इसलिए भी थोड़ा सा रुक रहा है कि वो ये देखना चाह रहा है कि ये पॉलिटिकल सिचुएशन, ये ऊँट किस करवट बैठता है। और अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है, एग्रीमेंट होता है, तो देखिए इकॉनमी एकदम, आप स्टॉक मार्केट भी देख लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि लोगों में अब ये बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदर ये बेचैनी है कि हम जा किस तरफ रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी भी नहीं आएगी, इलेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इलेक्शन अक्टूबर में भी होंगे या नहीं होंगे। अब फिर इसमें लॉन्ग मार्च, सुप्रीम कोर्ट, डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है उसके हवाले से एक ऐसा ब्रेकडाउन ऑफ द सिस्टम नज़र आ रहा है कि अगर इसको जोड़ने की कोशिश नहीं की गई तो एक तो बजट आसान नहीं होगा, जितना भी, चाहे आप इलेक्शन, आखिरी बजट है जाहिर है इस गवर्नमेंट का। मुझे नहीं लगता कि IMF के साथ इनकी चीज़ें सेटल हो पाएंगी अनटिल अनलेस ये सिचुएशन नहीं होती, कहीं सेटल डाउन नहीं होती। इसलिए कि वो आप कैसे IMF को गारंटी देंगे कि जी अभी अगर जून में फ़र्ज़ करें IMF के साथ जाते हैं और फ़ौरन ही आपकी असेंबली डिज़ोल्व भी होगी, ये एग्रीमेंट हो जाता है कि बजट के फ़ौरन बाद, तो ये तो PDM की गवर्नमेंट चाहेगी कि वो ऐसा बजट दे कि जिसमें लोगों की तनख्वाहों में इजाफा हो जाए, बहुत से रिलीफ दे दें। वो इस कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा। तो इसीलिए मुस्लिम लीग नून को ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि किसी भी तरीके, अभी इलेक्शन हो या आज से 2-3 महीने बाद इलेक्शन हो, मरियम नवाज़ साहिबा या नवाज़ शरीफ वाला बयानिया इस वक्त कम से कम नहीं चलता नज़र आ रहा। हाँ, कोई चीज़ें होती हैं, नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म हो जाती है, नवाज़ शरीफ वापस आ जाते हैं, तो यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग नून के को बूस्ट मिलेगा। क्योंकि इस वक्त अब मरियम नवाज़ साहिबा ट्रम्प कार्ड नहीं है, अब वाहिद मुस्लिम लीग नून के लिए जो कार्ड है वो नवाज़ शरीफ है। अब वो किस हद तक आकर मुस्लिम लीग नून को खड़ा कर सकते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जितना भी नवाज शरीफ बिल्कुल उनकी बहाली के बाद, मैं फिर ये कह रहा हूँ बहुत मुश्किल सूरत हाल में, मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि PDM ने ये सारी एक्सरसाइज क्यों की। मुझे आज भी नहीं समझ में आता कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वैसे काफ़ी लोगों को समझ तो आता है कि अपने मुकदमात और अपने असासे और ये सारे जो केसेस थे, ये एक वाला बहुत बड़ा फैक्टर था। इसीलिए पार्टी के अंदर जिनको ये प्रॉब्लम्स नहीं थी, जिन पे केसेस नहीं है, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं, वो क्लियरली नाला नज़र आते हैं कि उनको वो मिफ्ता की उन्होंने वजारत नहीं ली थी, पर वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे और ट्रैक पे चीज़ें थी। तो वो उनके जो ये गुस्से आ रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आटे में खाए गए, वो नज़र आता है कि ये काफ़ी लोग खुल के और आपसे हमसे प्राइवेटली बात करते हैं कि वो नाला हैं इस फैसले पे। आमिर, वो केसेस दोबारा रिवाइव हो सकते हैं।
वो इंक्वायरीज दोबारा रिवाइव हो सकती है अनटिल अनलेस फाइलें गायब हो जाएं। जो आसिफ जरदारी के ज़माने में हुआ था। केसेस तो देखें, जब एक नई गवर्नमेंट बनाएगी, नया कानून लेकर आ जाएगी, फर्ज करें इमरान खान को बड़ी मेजॉरिटी मिल जाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत सी चीज़ें इमरान खान के लिए आसान यकीनी तौर पे नहीं होगा। पॉलिटिकल आप उस पर चले जाएं तो अलग बात है, लेकिन इमरान खान के लिए भी सबसे पहला चैलेंज तो इकोनॉमिक चैलेंज होगा। क्या उनके पास कोई इकोनॉमिक प्लान है अपना इस वक्त की सिचुएशन का? क्या उनके पास अपनी रिफॉर्म है? क्योंकि उन्होंने माजी में जब 2018 में कहा था, तो जब हुकूमत में आए तो पता चला कोई भी रिफॉर्म पैकेज उनके पास नहीं था। वो हुकूमत में आने के बाद उन्होंने ये सारी तैयारियां शुरू की थी, इसीलिए इतनी तब्दीलियां की थी। तो पीडीएम जो है इस वक्त, पीडीएम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आप कब तक इलेक्शन से भागेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे सियासी एक दो और भी करना चाहूँगा, मगर मैंने कहा पहले हम अपनी बात कर लें कम्युनिटी की। मैं भी थोड़ी बहुत हमेशा सहाफ़ती जो मसाइल होते हैं उसके अंदर शमूलियत करता रहा हूँ, मगर आपकी काविश बहुत ज़्यादा आपने वक्त दिया है सहाफ़ती कॉजेज़ के ऊपर, और मैं देख रहा था आपने बहुत अच्छी बातें की। पर ये फ्रीडम नेटवर्क की जो रिपोर्ट आई है, ये हमें अंदाज़ा तो था ही कि आपने हमने 2-3 मार्शल लॉ भी भुगताए, बड़ा बड़ा जुल्म देखा। पर मुझे तो ऐसा जो अभी है, जिस तरह कत्लो गारत और जिस तरीके से बेहूदगी जो है, जिनसी हरास की और कत्ल, अरशद शरीफ, ये इस पे ये दौर ऐसा मैंने नहीं था देखा। आप रोशनी डालें इस पे ज़रा। देखिए आमिर, हमें मेरा ख्याल है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिबेट हमें करनी पड़ेगी। देखिए सोशल मीडिया जो है वो इजहार राय का एक बहुत मौसर ज़रिया है, लेकिन मेरे नुक्ते नज़र से वो सहाफ़त को रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी रिप्लेस से मैं मुराद वो नहीं कह रहा। देखिए आज़ादी सहाफ़त जो है, जब हम सहाफ़त कहते हैं तो उसमें एक एडिटोरियल कंट्रोल ज़रूर होता है, और एडिटोरियल ख़बरें फ़िल्टर होके जाती हैं, ख़बरें कहीं ना कहीं से फ़िल्टर होती हैं, एडिटोरियली फ़िल्टर होती हैं। उसके बाद और सोशल मीडिया एक इज़हार राय है, हर आदमी के पास सोशल मीडिया, हर आदमी उस पर अपनी राय का इज़हार कर सकता है, जो बहुत अच्छी बात है। उसमें ख़राब ज़बान भी होती है, उसमें बेहूदगी भी होती है, उसमें बहुत अच्छी बातें भी होती हैं, आपको बेहतरीन जो है वीडियोज़ भी मिल सकती हैं। लेकिन जब हम जर्नलिज़म पर आते हैं तो जर्नलिज्म में अगर आपको कोई चीज़ होती है तो इसमें ये ज़रूरी होता है कि उस कंटेंट को हम देखें, उस कंटेंट को हम जांचें कि क्या ये हम ऑन एयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये जो एक चीज़ होती है, जो सहाफ़त के अपने जो दायरे होते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। हम डिजिटल मीडिया पे, चाहे डिजिटल मीडिया छा जाए, लेकिन क्या उसकी बुनियाद पे मैं अपनी जर्नलिज्म को कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ? क्या मैं उस लहर में बह जाऊँ और उस जो जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी का मैं कहीं तयन ना करूं सिर्फ इस वजह से कि शायद मेरी रेटिंग नहीं आती? तो क्या मेरी रेटिंग नहीं आएगी तो मैं अपनी बेसिक जर्नलिस्टिक एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊं? मैं ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। दुनिया भर में सोशल मीडिया आ गया है, मगर जो एस्टैब्लिश्ड मीडिया है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, और उसकी अपनी जो उसकी अहमियत जिस तरह आपने बताई है बिल्कुल वो वाली है। यहाँ पे मगर एक नुकसान ये भी हुआ है कि जो माजी में सियासी तहरीकें कामयाब मज़ामत की रहीं, जैसा कि MRD की मूवमेंट रही, उसमें सहाफ़ियों का बहुत ज़्यादा रोल था, बहुत फोर फ्रंट पे थे, कोड़े पड़े, जेलें खाई, सब कुछ था। ये लोग भूल जाते हैं कि जो चौधरी इफ्तिखार की भी जुडिशरी की मूवमेंट जब पहले दिन कॉल दी गई थी, यहाँ पे 100 के करीब वकील नहीं था इकट्ठा हुआ, और ये जर्नलिज्म से। और मुझे याद पड़ता है आप वहाँ मौजूद थे जहाँ बेनज़ीर आई थी उस कैंप के अंदर, तो जहाँ से फिर ये पहले फोरफ्रंट पे जर्नलिस्ट थे, उससे फिर वो जोर पकड़ी, तकवीत उसको मिली। इस दफ़ा मैं समझ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हमारे अपने अंदर इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है कि हमने ये सियासी जो असूलों की जंग है, चाहे इधर से गलती हो रही है, चाहे उधर से गलती हो रही है, जुडिशरी से गलती हो रही है, उसकी वजह से ये सारा जो एक हमारा तकद्दुस है आईनी कानूनी का, वो तबाह हो रहा है। आमिर, दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो अयूब खान से लेके, ज़िया-उल-हक से लेके, मुशर्रफ से लेके
जितने भी डिक्टेटर्स रहे हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी से पहले जर्नलिस्टों की मूवमेंट चली है। 78 में तो कोई भी तहरीक MRD तो बनी भी नहीं थी, लेकिन जर्नलिस्टों की मूवमेंट चल रही थी, गिरफ्तारियां हो रही थी, सजाएं हो रही थी। इसी तरह जब 3 नवंबर को इमरजेंसी लगी है, तो 9 मार्च को जब इफ्तिखार चौधरी साहब को हटाया गया, पहला बयान PFUJ का था। 3 नवंबर को जब इमरजेंसी लगी, पहला बयान PFUJ का था, और तहरीक भी PFUJ ने उस वक्त चलाई थी। कहने का मकसद ये कि आज एक पोलराइजेशन है पॉलिटिकल, और अभी जब PFUJ की FSC का इजलास इस्लामाबाद में हुआ था, तो उसमें हमने इस चीज़ को, और ये इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जो जारी हुआ, उसमें ये इस बात का इयादा किया गया कि अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है तो पहली कैजुअल्टी फ्रीडम ऑफ द प्रेस होगा, क्योंकि अगर कोई भी एडवेंचर होता है तो उसका सबसे ज़्यादा शिकार इस गैर यकीनी सूरत हाल का। और ये भी हमने लिखा है कि ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है विद इन द मीडिया, पॉलिटिकल एजेंडा सेटिंग है, उसका विक्टिम भी जर्नलिस्ट बन रहा है, उसका विक्टिम भी, क्योंकि आपकी पहचान वो हो जाती है कि ये फलां चैनल का है, अच्छा ये इस पार्टी का होगा, ये फलां चैनल का, अच्छा। इसके नतीजे में जर्नलिस्ट मारे भी जा रहे हैं, अटैक भी हो रहे हैं। ये फिगर्स चल रहे हैं, मैं दोहरा नहीं रहा, मगर ये नीचे जो फ्रीडम रिपोर्ट के अंदर जो जिस तरह के खौफनाक किस्म के फिगर्स हैं वो चल रहे हैं, प्लीज आप जारी रखिए। अभी बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो रिपोर्ट सबमिट की हमारी FSC में, 41 जर्नलिस्ट मारे गए इस 1 साल में नहीं, लेकिन 41 जर्नलिस्ट मारे गए। किसी एक जर्नलिस्ट का केस अदालत में नहीं है। जो 2-3 केसेस हम मिसाल देते हैं, जैसे वली खान बाबर के केस की मिसाल देते हैं, डैनियल पर्ल के केस की मिसाल देते हैं, उसके हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तो अरशद शरीफ का की शहादत है ना। शरीफ पे आ रहा हूँ, अरशद शरीफ पे हमने बाकायदा एक सेपरेट रेजोल्यूशन भी किया, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इस साल हमने डेडिकेट किया है टू अरशद शरीफ, और इसलिए किया है कि, और उसमें रेजोल्यूशन भी आपने देखा होगा, और इसलिए किया है हमने कि आप एक जर्नलिस्ट, ये इस्टेब्लिश फैक्ट है, और मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट ने इसका टेकअप किया था क्यों ताखीर की, क्यों ताखीर हो रही है। 2 मेंबर की फैक्ट फाइंडिंग मिशन की रिपोर्ट सबमिट होती है, वो दोनों मेंबर्स अपने इदारों से जो है वो सजा पा रहे हैं, दोनों को OSD कर दिया गया है। जो JIT बनी, उसके बाद आपने JIT बनाई, उस JIT की रिपोर्ट के बाद भी एक खामोशी है, तो सुप्रीम कोर्ट कर क्या रही है? अब आप खुदा के लिए किसी और कमीशन की ज़रूरत नहीं है, किसी जुडिशल कमीशन की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को असेस करना चाहिए। उसमें निशानदेही हुई है, उसकी अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो गई है, ऑलमोस्ट चीज़ें पता चल गई हैं। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो इसका मतलब ये होगा कि जिस तरीके से शुरू से लेके आज तक पाकिस्तान में जर्नलिस्टों के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया वॉचडॉग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इम्प्यूनिटी के मामला जो हैं, कि पाकिस्तान में जर्नलिस्टों के कत्ल जो है वो अदालतों तक नहीं पहुंचते। मेरा ख्याल है इस मुल्क के इदारों के हमारा एतबार नहीं रहा, वो बल्कि उसको कवर अप करने के लिए कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा, फैक्ट फाइंडिंग मिशन के अंदर सिर्फ एक फैक्ट जो आ गया, वो एक SHO का एक बयान जो है ना, उससे सारी स्टोरी खोल के रख दी है, और वो एक हफ्ते की भी मार भी नहीं है। अगर ढूंढना चाहें सोर्सेज को तो आपको भी शायद मालूम ही होगा कि हम अभी उसकी डिटेल नहीं शेयर कर सकते, पर अनकरीब हमें अच्छी खबर वहाँ से आ रही है जो कि ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए बड़ी मायूसी इनको होगी। बिल्कुल। मैं अब थोड़ा सा सहाफ़त से जो एक आधा सियासी सवाल रह गया, वो ये बड़े अरसे से ये चल रहा है, गोलियाँ चल रही हैं, हमले हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक हर दौर में रहा। मगर ये क्योंकि जैसी कैसी भी जमहूरियत है, जमहूरी दौर में जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स नज़र आती है, जलसों में इमरान खान के ऊपर अटैक हो गया, उसके बाद ये जो चौरिश परवेज़ लाई, कोई हम उनके इतने मद्दाह नहीं रहे हुए हैं, मगर जिस तरीके से गेट बख्तरबंद गाड़ी के साथ तोड़ा गया, ये सिविल केस है, करप्शन अभी प्रूव नहीं हुई, मगर ये कोई क्रिमिनल या दहशत गर्दी का कोई केस नहीं था कि सिविल उसके ऊपर जाके इस तरीके से एक 3 टाइम चीफ मिनिस्टर का घर के दरवाजे तोड़े गए। ये बहुत ज़्यादा इंतहा नहीं है?
नहीं, बिल्कुल इंतहा है। जिस तरह हमने उस वक्त भी ये बात की थी जब मरियम नवाज साहिबा के होटल पे वो हुआ था, उनके कमरे में घुसने की कोशिश की गई थी। देखिए, हम अच्छी मिसालें नहीं कायम कर रहे, यानी आप किसी के साथ हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो दूसरे के साथ भी करे। ये जो कुछ हुआ है, जो चौधरी परवेज इलाही के घर पे हुआ है, 8 घंटे एंटी करप्शन का मुकदमा, एंटी करप्शन के उस मुकदमे में आप क्या चाह रहे थे? क्या अंदर कोई दहशतगर्द घुसे हुए थे? क्या अंदर कोई असला रिकवर हुआ? कोई हैंड ग्रेनेड उन्होंने जमा किए हुए थे? चौधरी परवेज इलाही नहीं आ रहे थे तो कानूनी तौर पे उनके नॉन बेलेबल वारंट इशू करवा देते, आप जाते उनके। वर्स्ट सिनेरियो में भी ये कभी नहीं देखा गया कि इस तरीके से बख्तरबंद गाड़ी आके उनके दरवाज़ों से टकरा रही है। इस पे सज़ा होनी चाहिए, इस पे उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए इंटरम चीफ मिनिस्टर को भी। ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि जी मैं तो सूबे में नहीं था। क्या सूबे में आप नहीं थे तो क्या आप सूबे के चीफ मिनिस्टर नहीं थे? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर को पंजाब के, उनको बताना चाहिए ये हुआ क्या है। क्या इस चीज़ की, क्या कभी भी किसी भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की पूरी तारीख उठा लें, उसकी पूरी तारीख में क्या इस तरह का वक्त चौधरी परवेज इलाही, जिस तरह आपने कहा कि उनके दौर में जब इमरान खान को दोनों चोर डाकू कहा करते थे, इमरान खान की अपने दौरे हुकूमत में उनके 2-2.5 साल उनसे बातचीत बंद थी, इनकी उनसे बातचीत बंद थी। वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन ये मिसाल अगर आप कायम करेंगे, बगावत के मुकदमात की मिसालें आप कायम करेंगे, वही मिसालें आप कायम करेंगे जो इमरान खान की हुकूमत ने नून लीग के साथ उनके साथ किया, तो इसका मतलब ये है कि आप इंतकाम लेना चाह रहे हैं। तो अगर आप इंतकाम लेंगे, कल वो आएगा, वो आपसे इंतकाम लेगा। हमने 1990 की दिहाई में देखा ये टिट फॉर टैट होता था कि एक हुकूमत जाती थी तो जब दूसरी आती थी तो आसिफ ज़रदारी साहब की ज़ुबान के ऊपर वो ज़ख्म डाल दिया जाता था, फिर वो आते थे तो वो भी इसी तरह का सिलसिला। मगर ये एक बड़ी नया लेवल है इस दफ़ा जो है टिट फॉर टैट का, एक बड़ा नया लेवल है। जिस तरह आप सही फरमा रहे थे, इमरान खान के दौर में भी काफ़ी ज़्यादतियाँ हुई, राना सनाउल्लाह वाला हम सारे कहते रहे कि बिल्कुल ये जाली केस है, कुछ उनसे भी कोताहियाँ हुई, ठीक ठाक कोताहियाँ हुई। साफ़ियों के ऊपर ख़ास तौर पे बाद में ये ब्लेम नहीं किया जा सकता था कि जी कोई और कर रहा था। ये आज के लोग भी यही कहेंगे कि हम तो थे ही नहीं, ये तो कोई और कर रहा था। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ऑफ द डे को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। बिल्कुल लेनी पड़ती है, वो जिम्मेदार होते हैं, ये हो नहीं सकता। मॉरली भी जिम्मेदार होते हैं। ये जो पुलिस इस्तेमाल हुई, ये किसकी पुलिस? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट किसका डिपार्टमेंट है? किस गवर्नमेंट के अंडर आता है? वो कैसे इससे अपने आप को बरी ज़िम्मा कर सकते हैं? वो जिम्मेदार हैं इसके, डायरेक्टर एंटी करप्शन इसके जिम्मेदार। ये जो कुछ भी हुआ 8 घंटे में, ये जिम्मेदार है इसके। यही मतलब आप, अच्छा फिर आपने किया क्या रिकवर किया उन 8 घंटों के बाद? क्या रिकवरी हुई आपकी? आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाता है। अगर फर्ज करें आपने करना ही ऐसा कि जी परवेज इलाही अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे? फिर क्यों घुस के क्या हासिल करेंगे? उस 8 घंटे में मेरा ख्याल है चौधरी परवेज इलाही की विद इन पीटीआई भी उतनी मकबूलियत नहीं हुई होगी, नहीं थी। अब भी बहुत ज्यादा लोग वो जिंदगी में पहली दफा हीरो बने हैं। मेरा नहीं ख्याल है इसमें कभी भी वो ज्यादा जमहूरियत के हवाले से ज्यादातर विलन के किरदार में आए हैं। ये पहली दफा हुआ है कि उनको हीरो का दर्जा दे दिया इन्होंने। इसी तरह 124A की आप यानी ये जितनी भी पार्लियामेंट है, ये पिछली आधी की भी पार्लियामेंट उठा लें, किसी ने मीडिया के हवाले से जो ब्लैक लॉज हैं, इंक्लूडिंग वो वाले कवानीन जो कॉलोनियल एरा के हैं, ये सेडिशन जो है 1860 के कानून इस्तेमाल होता है, 1857 का कानून इस्तेमाल होता है, 1820 का कानून इस्तेमाल होता है। वो कवानीन जो अंग्रेज़ ने जो है तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए किए थे, वो आज के मीडिया पर अप्लाई किए जाते हैं। वो आज के मीडिया को उसके ज़रिए दबाने की कोशिश की जाती है। तो हमारा माइंडसेट जो है वो कॉलोनियल माइंडसेट है। मैं लास्टली मजर आपका फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि हमारी तरह आप भी जो है
सियासी तारीख के स्टूडेंट रहे हुए हैं और आपने सारे ये दौर हम सब ने इकट्ठे मिलकर देखे हुए हैं। तो यहाँ पे 1990 की दहाई में एक चीज़ होती थी 58(2)B। तो जब भी कोई एस्टेब्लिशमेंट का गवर्नमेंट के साथ क्लैश होता था वो इस्तेमाल होती थी, गवर्नमेंट को घर भेज दिया जाता था। दूसरा एक तरीका होता था मार्शल लॉ, कि मार्शल लॉ लगा के आप इमरजेंसी लगाएं और पैकअप कर दें। अभी ये जो मॉडल है ये एक यूनिक नया मॉडल है। यहाँ पाकिस्तान में सारे तजर्बे हो चुके हुए हैं कि यहाँ पे वो 62(1)F दरमियान में इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। अभी आइन के अंदर तो कोई चीज़ रह नहीं गई है, मगर आइन भी है, जमहूरियत भी है और ये सब कुछ भी चल रहा है। ये 184(3) क्या किस तरह इस्तेमाल किया गया है इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से आज तक? ये 58(2)B की एक नई शक्ल हमें नजर आई। आप 184(3) देखें, आप उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहां किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। 184(3) उस जगह इस्तेमाल करते हैं कि जहां आपको नज़र आता है कि एक आदमी जाता है, उसको कहीं कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ कहीं वो मायूस है, 15-15 साल से उसके मुकदमे, वहाँ पे 184(3) हमने पॉलिटिकली आप पिछले देख लें, आप जितने भी केसेस देख लें, आप इस केस में भी देख लें, क्या इसमें सुओ मोटो की ज़रूरत थी? नहीं, मतलब उसमें मजे की बात यह है कि जिस पार्टी को सूट कर रहा होता है वो 184(3) की तारीफ करता है। 1993 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब बहाल हुए थे वो भी 184(3) के तहत हुए थे और उस वक्त भी लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था। और अभी ये जो सूरी साहब वाला वाकया हुआ है ये भी 184(3) में हुआ है। अभी भी वही कह रहा हूँ कि अभी भी जो PDM की गवर्नमेंट बनी है वो 184(3) से ही तो बनी है। एग्जैक्टली वही ना, मतलब हाँ, तो ये हम वही चीजें भूल जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सोचने का काम है ये कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हर चीज में 184(3), हर चीज में 184(3) क्यों? यानी ऑलरेडी, और क्या जो पिटिशनर है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था लाहौर हाई कोर्ट में? वैसे थोड़ा सा इस पे बताऊं, ये अगर कभी कभी कोई गुंजाइश थी 184(3) की, मेरा ख्याल है हाँ, बेंच बनाने के वो जो मसला इस्लाहात है वो चल रहा है। 1-1.5 महीना हो गया था कि 90 डे की शिक पूरी नहीं की जा रही थी। लाहौर हाई कोर्ट जो है 1-1 हफ्ते की पेशियां दे रहा था और पेशावर हाई कोर्ट 2-2 हफ्ते की पेशियां दे रहा था। तो वो मेरे जैसे राज्य से लोग भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, मगर वो आमिर उसमें उसका एक्शन क्या होता? चीफ जस्टिस डायरेक्शन देते लाहौर हाई कोर्ट के आप विद इन अ वीक इस केस को कंप्लीट करें। इंटर कोर्ट अपील में चले गए थे, विद इन अ वीक आप इस केस को दोनों पेशावर हाई कोर्ट और उनको डायरेक्शन देते। देखिए सुप्रीम कोर्ट, पनामा से हम देख रहे हैं, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट फाइनल अपील सुनती है। ये रियलाइज करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट एक अपीलिंग वो है, कोर्ट है, वो ट्रायल नहीं कर सकते, वो इस तरीके से नहीं बिहेव कर सकते। खुदा के लिए सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों को देखने की जरूरत है। चलिए मजहर साहब, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर ज़हमत देंगे। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।